This is Pragmatic Girl. Firstly, I have some important vocabularies for you कि जो कि हम अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग में यूज़ करने वाले हैं. फर्स्ट वर्ड जो है वो है एक्रोनिम. एक्रोनिम मतलब होता है परिवर्णी शब्द. दैट इज थेसरस, एंटोनिम एंड डेफिनेशंस. थेसरस मतलब होता है सिनोनिम, पर्यायवाची. एंटोनिम मतलब होता है उसका अपोजिट. एंड डेफिनेशन मतलब कोई वर्ड उससे रिलेटेड जो उसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं वो एक्रोनिम कहलाएंगे, उनको चेंज कर करके. नेक्स्ट इज एब्रेविएशन. एब्रेविएशन का मतलब होता है संक्षिप्त नाम. संक्षिप्त नाम, ठीक है. जैसे कंडेंशन हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, इपिटॉम हो गया. इपिटॉम का मतलब होता है जैसे विशेषण होता है, विशेषण को बोलते हैं इपिटॉम डिफरेंट लोगों के लिए. और ये भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म किसी चीज़ का, जैसे डीएनए, आरएनए, ये सब क्या है, शॉर्ट फॉर्म है किसी चीज़ के. नेक्स्ट इज स्पेट. स्पेट का मतलब होता है झोंका, वेव, एक्सप्लोजन और प्लेग. ओके, स्पेट मतलब झोंका. नेक्स्ट इज स्कैटर. कैटर मतलब पूरा करना, प्रोवाइड फूड, कि कोई चीज़ भी प्रोवाइड कराना, कोई किसी को फीड करना कह सकते हैं, उसको कैटर होगा. नेक्स्ट वर्ड जो है वो है एसेस. एसेस का मतलब होता है पहुंच, ठीक है. एसेसिबिलिटी होती है ना, जैसे एसेस का मतलब होता है कि लोग किसी कहीं तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं. जैसे एंट्री हो गया, एडमिटेंस हो गया, एडमिशन हो गया, उसको बोलेंगे एसेस. नेक्स्ट इज ऑप्टिमल. ऑप्टिमल का मतलब होता है इष्टतम, मतलब बेस्ट चीज़, बेस्ट. ओके. ऑप्टिमम, सुपरलेटिव और अनसरपास्ड. मतलब कोई ऐसी चीज़ हो जिसको कोई ओवरकम ना कर सके, बहुत ज़्यादा अच्छी हो, उसको बोलेंगे ऑप्टिमल. नेक्स्ट इज कंट्रैक्शन. कंट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना, संकुचन करना, सिकुड़ना. ड्विंडलिंग, श्रिंकिंग और रिसीटिंग इसके सिनोनिम हो जाएंगे. नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्प्लेक्सिटी. कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है जटिलता. दैट इज इन्वॉल्वमेंट, इंट्रिकेसी, इंटेंगलमेंट मतलब कोई चीज़ हो जो बहुत ही उलझी हुई हो, जो ज़्यादा जल्दी समझ में नहीं आएगी, उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्सिटी. So these are some important vocabularies. Let's move to editorial section. This is my editorial. The topic is acronyms and abbreviations in scientific publications. Acronyms मतलब होता है कोई वर्ड हो उससे रिलेटेड जो चीज़ें होती, जैसे उसके सिनोनिम हो गया, उसका एंटोनिम हो गया, उसकी डेफिनेशन हो गई, उसको बोलेंगे एक्रोनिम. नेक्स्ट इज वर्ड इज एब्रिविएशन. एब्रिविएशन का मतलब होता है कोई चीज़ का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हो, जैसे हो गया इसका शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं. जैसे एटीएम हो गया, सीपीयू हो गया, इन सबके देखिए शॉर्ट फॉर्म होते हैं. इन सबको अगर एक्सपेंड करेंगे तो उनके एक्सपेंडेड फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन हम उनके क्या यूज़ करते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं. तो एक्रोनिम एंड एब्रिविएशन इन साइंटिफिक पब्लिकेशंस. जो साइंटिफिक पब्लिकेशंस होते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में कोई सेक्शन हो जाता है जो साइंस से रिलेटेड होता है, तो इनमें क्या होता है, एक्रोनिम्स और एब्रिविएशंस का यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है. इस बारे में ये टॉपिक है. व्हेन राइटिंग पेपर्स यूजिंग मल्टीपल एक्रोनिम्स कैन हिंडर अंडरस्टैंडिंग. अगर राइटिंग पेपर्स जो जैसे न्यूज़पेपर हो गया या कोई भी आर्टिकल, किसी भी चीज़ में आर्टिकल, मैगजीन्स हो गई, साइंटिफिक मैगजीन्स या बिजनेस मैगजीन हो गई, तो उसमें जो एब्रिविएशंस का यूज़ करते हैं या एक्रोनिम्स का यूज़ करते हैं, उससे क्या हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम होती है. अंडरस्टैंडिंग, हिंडर मतलब होता है रोकना, हिंडर करती हूँ, हमें अंडरस्टैंड करने से रोकती हैं ये चीज़ें. क्योंकि अगर हमें कोई शॉर्ट फॉर्म मिलेगा तो हमें उसे वेब पे सर्च करना पड़ेगा, देन उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये क्या वर्ड है. Whenever I turn to the business page of the newspaper, जब भी मैं business पेज पढ़ता हूँ न्यूज़पेपर का, I notice acronyms which I do not know the meaning of. ऐसे acronyms मैं नोटिस करता हूँ जिसके मीनिंग्स मुझे नहीं पता रहते हैं, such as NCLT और MCLR. जैसे ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं, NCLT और MCLR, and need to go on the web to understand what they are. और मुझे वेब पर जाना पड़ता है, ठीक है, इसको सर्च करने के लिए कि ये सब क्या है. NCLT स्टैंड्स फॉर, NCLT का एक्सपेंडेड फॉर्म होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. ओके. एंड MCLR फॉर, MCLR का फुल फॉर्म होता है दैट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड lending rate. दो दे आर ऑबियस टू द प्रोफेशनल बिजनेसमैन. ये जो, जबकि ये जो है, ये जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ये जो प्रोफेशनल बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए ये ऑबियस है, मतलब ये उससे फेमिलियर है, वेल फेमिलियर है. दे आर द बिजनेस
लिंगो विच वाइल नॉट माइन, ये बिजनेस की लैंग्वेज है। लिंगो मतलब शॉर्ट फॉर्म हो गया लैंग्वेज का, दैट इज़ ये बिजनेस का लैंग्वेज है, लेकिन मेरी लैंग्वेज नहीं है। लाइकवाइज इसी तरह हाउ मैनी ऑफ अस सिटीजन्स कैन एक्सपैंड, हम में से कितने ऐसे सिटीजन हैं जो एक्सपैंड कर सकते हैं पीएम केयर्स फंड। ये जो पीएम केयर्स फंड होता है ये भी एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ये अब्रिविएशन है, इसको एक्सपैंड कितने लोग कर सकते हैं। और अटल और आयुष विच आर यूज्ड बाय गवर्नमेंट, ये सब चीज़ें जो गवर्नमेंट यूज़ करती हैं, तो ये कितने लोग ऐसे हैं जो इनको एक्सपैंड कर पाएंगे। प्लीज़ गो एंड लुक फॉर दैम, जाइए और इसके बारे में देखिए ऑन वेब। इन फैक्ट अटल इज़ एक्रोनिम ऑफ एक्रोनिम, अटल जो है वो एक्रोनिम का भी एक्रोनिम है, दैट इनमें कुछ ऐसी मीनिंग्स है जो एक्रोनिम है, मतलब कम्बिनेशन ऑफ एक्रोनिम है, ठीक है। Incidentally, an abbreviation or contraction is typically a shortened form of a word used. Incidentally, जो abbreviations क्या होते हैं, वो abbreviations या contraction, abbreviation मतलब short form या उधर contraction भी बोल सकते हैं। जैसे contraction का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा कर देना, तो हम क्या करते हैं शॉर्ट फॉर्म में किसी चीज़ को contract ही तो करते हैं, छोटा करते हैं। तो contractions और जो abbreviations होते हैं ये typically a shortened form, ये shortened form होते हैं words used to represent the whole, ऐसे वर्ड जो होल को रिप्रेजेंट करते हैं उनके शॉर्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, प्रॉफ PROF लिखा हुआ है, ये किसके लिए यूज़ होता है, प्रोफेसर्स के लिए। DR यूज़ होता है डॉक्टर्स के लिए। दीज ऑल आर एब्रिविएशंस, कंट्रैक्शन, ठीक है। वाइल एन एक्रोनिम इज द सेट ऑफ इनिशियल लेटर, एक्रोनिम क्या होता है, इनिशियल लेटर का सेट होता है। जैसे फर्स्ट लेटर को ले लेते हैं तो उसको क्या, वो फिर क्या बन जाता है, फ्रॉम अ फ्रेज दैट यूजुअली फॉर्म अनदर। तो एक्रोनिम क्या होता है, फर्स्ट लेटर का एक ग्रुप होता है, ओके। सच एज DNA फॉर, जैसे DNA का देख लीजिए, DNA किसके लिए होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यहाँ पर DN और A लेके हमने DNA बना दिया। CBI फॉर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड NDTV फॉर नेशनल दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड। सो दीज आर सम एब्रिविएशंस, एक्रोनिम्स। स्पेट ऑफ एक्रोनिम, स्पेट का मतलब होता है झोंका, या कह सकते हैं एक्रोनिम्स का फ्लो। सैडली सच एक्रोनिम्स हैव बिकम कॉमन प्लेस, सैडली ये जो एक्रोनिम्स है उनको कॉमन प्लेसेस में यूज़ किया जा रहा है, दैट जैसे न्यूज़पेपर हो गया, जैसे कोई अगर बिजनेस या साइंस का पेज खोले तो उसे वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, लोग समझना चाहते हैं बट उनको समझ नहीं आएगा क्योंकि वहाँ एब्रिविएशंस और एक्रोनिम्स का यूज़ किया जाता है। इंडिएट इंक्रीजिंग इन साइंटिफिक पेपर एंड प्रेजेंटेशन, जबकि इन्हें सिर्फ साइंटिफिक पेपर और प्रेजेंटेशंस में यूज़ करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि उस वहाँ पे उससे ओरिएंटेड लोग भी उसको पढ़ेंगे। One may understand if acronym used by astrophysicists are not understood by life scientists. अगर कोई आदमी है वो एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड एक्रोनिम को समझ पा रहा है तो ज़रूरी नहीं है वो लाइफ साइंटिस्ट से भी रिलेटेड एक्रोनिम को समझ ले, बट लेकिन ऐसा हो रहा है जब ऐसा लाइफ साइंस और मेडिकल कम्युनिटीज़ में भी हो रहा है, दैट वो अपने स्पेसिफिक एक्रोनिम्स का यूज़ हमेशा से करते आ रहे हैं, ओके। फिर नेक्स्ट पैरा जो है वो है Adrian Burnett and Geo Doubleday has recently published a paper titled, अभी एड्रियन बर्नेट और जियो डबलडे ने अभी रिसेंटली एक पेपर पब्लिश किया जिसका टाइटल है मेटा रिसर्च द ग्रोथ ऑफ एक्रोनिम इन साइंटिफिक लिटरेचर, ओके। तो टॉपिक क्या है, मेटा रिसर्च द ग्रोथ ऑफ एक्रोनिम इन साइंटिफिक लिटरेचर्स, इसके रिलेटेड ये जो एक्रोनिम से रिलेटेड है। इन द जर्नल eLife which caters to biologist एंड मेडिकल साइंटिस्ट, तो जो जर्नल eLife है वो क्या करती है, कैटर करती है, मतलब जो उनको यूज़फुल है, किस में यूज़फुल है, बायोलॉजिस्ट और मेडिकल साइंटिस्ट के लिए यूज़फुल है। एंड इज़ वेल वर्थ रीडिंग, और ये वेल वर्थ रीडिंग है, मतलब इनको पढ़ना बहुत ही यूज़फुल होता है, वर्थफुल होता है। इसका एसेस का ये लिंक URL दिया गया है। एज मेटा रिसर्च इज़ द स्टडी ऑफ प्रीवियसली कंडक्टेड, जैसे मेटा रिसर्च जो होता है वो क्या होता है, स्टडी होती है जो प्रीवियसली कंडक्टेड रिसर्च होते हैं उनकी, जो पहले रिसर्च हो चुके हैं उनकी ही कुछ स्टडीज़ होती हैं। द रिपोर्ट प्रेजेंटेड ऑन द टॉपिक बाय अर्लियर रिसर्चर्स, जो रिपोर्ट जो पुराने जो रिसर्चर्स होते हैं उनसे वो जो रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं उन्हीं के बारे में थोड़ा सा
स्टडी होती है, दे आर रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड एवोल्यूशन। उनकी जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी होती है और एवोल्यूशन होता है, सबके बारे में ये रिपोर्ट होती है। सच एज मेटा एनालिसिस इज़ यूज़फुल। मेटा एनालिसिस यूज़फुल है जैसे कि इन अराइवल एट ऑप्टिमल डोजेस ऑफ अ ड्रग्स। अगर हम ऑप्टिमल डोजेस ऑफ ड्रग्स की बात करें, जैसे हमें कितना ड्रग्स लेना चाहिए, कितना सुटेबल है, कितना नहीं, तो ये सब भी हमें पुरानी चीज़ों से पता चलता है, पुराने रिकॉर्ड से, पुराने रिसर्च से, या फिर अभी की रिसर्च से पता चलता है। दैट हम उन सबका सोर्स लेके ही कोई चीज़ डिसाइड कर पाते हैं। इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब बढ़ रही है। क्या कॉम्प्लेक्सिटी? कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जटिलता, या कह सकते हैं टफनेस। कोई चीज़ और ज़्यादा टफ हो रही है, ठीक है, उलझ रही है। लेट मी कोट व्हाट दिस पेपर पॉइंट आउट इन द मेटा एनालिसिस। मैं आपको कोट बता रहा हूँ, ठीक है, कि क्या ये जो मेटा एनालिसिस होता है वो क्या बताना चाह रहा है, क्या पॉइंट आउट करना चाह रहा है। एज द नंबर ऑफ साइंटिफिक पेपर पब्लिश कंटिन्यू टू ग्रो एवरी ईयर, जैसा कि नंबर ऑफ साइंटिफिक पेपर जो पब्लिश हो रहे हैं वो एवरी ईयर बढ़ते जा रहे हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है। इंडिविजुअल पेपर आर ऑल्सो बिकम इंक्रीजिंगली स्पेशलाइज्ड एंड कॉम्प्लेक्स। जो पेपर्स हो रहे हैं वो और ज़्यादा स्पेशलाइज्ड और कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं। स्पेशलाइज्ड मतलब वो स्पेशली उन्हीं फील्ड के लिए हो रहे हैं, और साथ में कॉम्प्लेक्सिटी उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, दैट ऑर्डिनरी लोग या उससे जो उस फील्ड के नहीं है वो उसको समझ नहीं पाएंगे, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो। दिस इंफॉर्मेशन ओवरलोड इज ड्राइविंग अ नॉलेज इग्नोरेंस पैराडॉक्स। मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड हो रहा है, या कह सकते हैं जो नॉर्मल लोग ड्राइविंग अ नॉलेज इग्नोरेंस पैराडॉक्स, मतलब कह सकते हैं कि ये इग्नोरेंस हो रहा है कि नॉर्मल लोग वो नॉलेज ना समझ पाएँ या ना ले पाएँ। ऐसा भी हो सकता है ना, पैराडॉक्स कह सकते हैं कि जो नॉर्मल बिलीव है कि उनको इग्नोर किया जाएगा। वेयर बाय इंफॉर्मेशन इंक्रीज बट नॉलेज कैन नॉट बी पुट टू, मतलब जबकि इंफॉर्मेशन तो इंक्रीज हो रही है बट नॉलेज कैन नॉट बी पुट टू गुड यूज, डज नॉट। पर नॉलेज का यूज़ सही तरीके से नहीं हो रहा है, गुड यूज डज नॉट। राइटिंग स्पेसिफिक पेपर दैट आर क्लियर टू रीड could help in closing this gap and increase the usefulness of scientific research। अगर राइटिंग साइंटिफिक पेपर जो होते हैं अगर वो अच्छे से हम पढ़ पाएँ तो ये हेल्प करेगा किस चीज़ में, क्लोजिंग द गैप। जो गैप है, जो अंडरस्टैंडिंग गैप या नॉलेज गैप कह सकते हैं हमारे कॉमन पर्सन्स और जो साइंटिफिक या स्पेसिफिक पर्सन्स के बीच में जो गैप होता है वो शायद थोड़ा बंद हो जाए, या कह सकते हैं कम हो जाए। एंड इंक्रीज द यूज़फुल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, और जो रिसर्च, और इससे ये भी होगा कि जो रिसर्च हो रही है वो हमारे लिए भी यूज़फुल होंगी कहीं ना कहीं। वाइड स्प्रेड यूज़ जो हो रहा है एक्रोनिम्स का, मेक साइंटिफिक पेपर डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड देयर मैसेज। जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है एक्रोनिम्स का, उससे क्या हो रहा है, वो जो साइंटिफिक पेपर है वो अंडरस्टैंड डिफ़िकल्ट टू रीड हो गए हैं, मतलब कोई उसे पढ़ नहीं सकता, उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पा सकता जो मैसेज वो देना चाहते हैं। Their authors have concentrated on the title of paper in biological and medical journal between 1950s and 2019। ठीक है, जो ऑथर्स होते हैं उनके वो कंसनट्रेटेड टू द टाइटल ऑफ पेपर इन बायोलॉजिस्ट एंड मेडिकल जर्नल बिटवीन, मतलब वो कंसनट्रेटेड हैं। जो पेपर का टाइटल होता है रिलेटेड टू बायोलॉजिकल और मेडिकल जर्नल्स के, तो वो 1950 से लेकर 2019 तक में वो कंसनट्रेटेड है, मतलब वो इधर उधर ध्यान नहीं देना चाहते, वो किसी के बारे में ध्यान नहीं देना चाहते, वो सिर्फ अपने टॉपिक को लेके कंसनट्रेटेड है। ओके, वो ये भी नहीं चाहते कि ये सब समझे, वो सिर्फ उससे ही ओरिएंटेड है। अ टोटल ऑफ 24 मिलियन ड्यूरिंग दीज ऑलमोस्ट 70 ईयर, मतलब कम से कम 24 मिलियन ऐसे ऑथर्स हैं जैसे जो कि 70 सालों में हैं, एंड 18.25 मिलियन एब्स्ट्रैक्ट अमॉन्ग दीज, और इनमें से 18.25 मिलियन एब्स्ट्रैक्ट हैं इनमें से। These papers are extracted from the source PubMed। ये जो पेपर है वो एक्सट्रैक्टेड कहाँ से किया जाता है, PubMed से। They found 1.1 millions of these and unique acronyms। वहाँ पे 1.1 millions मतलब ये acronyms हैं का यूज़ होता है, और ये सारी यूनिक है। ओके, एंड एक्रोनिम हियर, जो एक्रोनिम यहाँ पे होते हैं यूज़,
was defined as a word in which half or more characters are in capital or upper class letter. ये ऐसे डिफाइन किए जाते हैं कि यहाँ पे आधा या आधे से ज़्यादा जो लेटर्स होते हैं वो कैपिटल में होते हैं और अपर क्लास लेटर में होते हैं, ठीक है। जैसे mRNA and BRCAI are acronym, but N95 the mask we wear, जो हम मास्क पहनते हैं N95 is not acronym, नहीं है ये कोई, okay. Overuse of acronym led to ambiguity and misunderstanding and inefficiency they cause. अगर हम ज़्यादा एक्रोनिम का यूज़ करेंगे तो एम्बिग्विटी आएंगे। एम्बिग्विटी मतलब कह सकते हैं कि समझ नहीं पाना, उसमें दुविधा कह सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे उसको, ठीक है, क्लियर नहीं होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग आएगी और इनएफिशिएंसीज दे कॉज, और वो इनएफिशिएंसीज भी कॉज करेंगे दैट सब समझ नहीं पाएंगे तो वो इनएफिशिएंट होंगे ये। फॉर एग्जांपल द एक्रोनिम यूए, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, यूए जो एक्रोनिम होता है उसके 18 डिफरेंट मीनिंग्स इन मेडिसिन्स होते हैं, 18 डिफरेंट मीनिंग्स। हियर आर फ्यू, कुछ फ्यू हैं, जैसे यूरेसिल एडेनिल और यूम्बिलिकल एक्टिविटी, यूरिनलाइसिस एंड यूनिवर्सल एनेस्थीसिया। ये डिफरेंट उसके एक्रोनिम है ऑफ अ सिंगल, मतलब डिफरेंट एक्सपेंडेड फॉर्म है फॉर अ सिंगल एक्रोनिम, okay. So these causes a lot of misunderstanding, ambiguity. So okay, so this is my article. I hope you all enjoyed it. Thank you for watching. Thank you.